अभय अग्रवाल साहब, ये ट्रंप वाले सवाल को लेके एक बार आपके पास भी आ जाऊं। हालांकि इसमें ये बहुत साफ कर दूं कि ट्रंप के आने से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, लेकिन जब एक्सपोर्ट के ट्रेंड को आप देखें तो बहुत सारा एक्सपोर्ट अब हम लोग इंडिया से डाइवर्सिफाई हुआ है। यूएस, यूरोप जैसे कंट्री से हट करके हम लोग नॉन यूरोप और नॉन अमेरिका कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि यूएस कुछ करता है, टैरिफ लगाता भी है, तो हम लोग थोड़े से बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो चाइना जैसे देशों पे थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है, तो चाइना भी अपनी रुपये को, करेंसी को डिप्रिसिएट करना चाहेगा। तो ऐसे में फिर हम लोगों के रुपये के ऊपर एक दबाव बनेगा और फिर आरबीआई की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इस वजह से ये डर बना हुआ है। तो अभय अग्रवाल साहब, आप इस डर से कितना सहमत हैं? और अगर मैं कहूं कि इस ट्रंप प्रूफ कुछ सेक्टर आपके हिसाब से हो तो क्या हो सकता है? ये देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात हुई है यूएस में जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, और वो ये है कि जो यूएस का डॉलर जिस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, उसको इंडेक्स बेस पे देखें तो 102 के आसपास था, अब 109 पे आ गया है। तो 7% की जो अप्रिसिएशन है यूएस डॉलर में, मतलब बाकी करेंसीज जो डेप्रिशिएट हुई हैं, तो एक तरफ ये डर है मार्केट में कि एक टैरिफ लगेगा, पर आप जो यूएस का जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि जो कंट्रीज उनको एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हमारे यहाँ से भी अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो ऑलरेडी ट्रम्प के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से बहुत फायदेमंद एक्सपोर्ट्स हो गए हैं। अब आप टैरिफ लगाने तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ पहली प्रॉब्लम जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी कि वो कैसे जो यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, जो उनको भी हर्ट करेगा, उसको कैसे रोकें? और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाएँगे, तो टैरिफ लगाने के बाद हो सकता है यूएस डॉलर और एप्रिशिएट हो जाए। तो जो भी आपने टैरिफ लगाया, वो दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो वो इवन आउट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी एक एक ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन होने वाली है। और हम और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से ये प्ले आउट होगी। तो इस एनवायरनमेंट में, पर अगर हम इंडिया की बात करें लक्ष्मण जी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का मार्केट करेक्शन या इंडिया में इन्वेस्टर को कोई बहुत डर होना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत छोटे एक्सपोर्टर हैं फ्रैंकली इन ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 1% के आसपास कुछ शेयर है। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनीज़ काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, कुछ भी एक्शन लिया जाए उसके सामने उसको बैलेंस करने के लिए। अ, अपॉर्च्युनिटीज़ की आपने बात की, बिल्कुल अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, और आई थिंक डरने की बजाय इन्वेस्टर्स को मौका देखना चाहिए कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो ऑलरेडी इमर्ज हो रही है और जिस सेक्टर को इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, वो है एक ब्रॉडली कहें तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्पेस जो है, जिसमें सरकार भी काफ़ी फ़ोकस्ड है थ्रू पीएलआई स्कीम्स। आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं कि हम इम्पोर्ट ना करें, बल्कि अपने देश में बनाएँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा है, ईएमएस कंपनीज़ को जो पीएलआई स्कीम्स दी, उसमें काफ़ी पीएलआई स्कीम्स चल रही हैं। मेरे को लगता है इससे इन्वेस्टर्स सिर्फ़ ये रिसर्च करें कि कहाँ-कहाँ पे पीएलआई स्कीम्स हैं जिनका अच्छा यूसेज है, और वो कौन-सी कंपनीज़ उन पीएलआई स्कीम्स का फ़ायदा उठा रही हैं। वही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेस है। दूसरी तरफ हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, उसपे वो बढ़ेगा, डेफ़िनिटली बढ़ेगा। मुझे लगता है अगले 5 साल में 2 से 3 गुना हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। उसकी वजह से हमारी कंपनीज़ एक्सपोर्ट भी करने लगेंगी। तो ये एक बड़ा, और इसमें सिर्फ़ पीएसयू डिफेंस कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लक्ष्मण जी, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राडार टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक, एंटी ड्रोन टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, ये सब प्रोवाइड करती हैं। ये सारी कंपनीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सो एक ये बड़ा स्पेस है, ईएमएस की हमने बात करी। दूसरी तीसरी तरफ एक डोमेस्टिक जो हमारी फार्मा कंपनीज़ हैं, उसको अगर यूएस एक्शन लेता है चाइना के अगेंस्ट, तो अंडर बायोसिक्योर एक्ट जो है, इंडियन फार्मा कंपनीज़ को ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है, और इसकी वजह से जो हमारी फार्मा सेक्टर था, पिछले साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था इन इन निफ्टी स्टॉक्स। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है लक्ष्मण जी की अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प क्या करेंगे वो फ्रैंकली हमारे कंट्रोल में नहीं है।
तो हम सिर्फ ये रिएक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे वो जो कंट्रोल में करेंगे, उसी पे रहा जाए। उसी पे ध्यान दें और उसका फ़ायदा उठाएँ। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका फ़ायदा उठाना। आप जो हाँ। 2-3 सेक्टर्स पकड़ लें, उसी में फ़ोकस करें, कौन विनर्स है और अगले 2-3 साल में अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगी वहाँ से लक्ष्मण जी। हालाँकि चूँकि आपने डिफेंस की बात की तो दर्शकों को पता ही होगा कि इस साल को पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म का नाम दिया है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोक्योरमेंट वगैरह की प्रक्रिया भी आसान की जानी है। तो ये एक फैक्टर होगा जो अग्रवाल साहब कह रहे थे, तो यहाँ भी नज़र रखनी चाहिए। तो ट्रम्प से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो कुल्हाड़ी मारेंगे तो अपने पैर पे भी चोट लगेगा, इसलिए उनको भी सँभालना, अपनी इकॉनमी को भी सँभालना है। और हमारे जैसे भारत जैसे इतने इमर्जिंग मार्केट और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इसको कोई इग्नोर करके चल सकता है, ये संभव है नहीं। और तीसरी बात जो आप लोग कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो भी एक होता है कि एक बेस बनाने के लिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रम्प के बाद जो अगला इवेंट है सुनील जी, वो है आपको बजट को लेकर के। 1 फरवरी को बजट होगा और बजट तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा नॉन इवेंट टाइप से होता जाता है, क्योंकि एक तो जीएसटी वो आ गया तो बजट की आधी चीज़ें जीएसटी में चली गई, तो बाहर हो गया। लेकिन इस बार बजट को लेके बड़ी उम्मीदें फिर से बनने लगी हैं। हालाँकि उम्मीद हर बार होती है, लेकिन जिस तरीके के कंजम्पशन के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े आए, तो लगता है कि बजट में शायद कुछ करना चाहिए, अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो बजट को लेकर के क्या हम लोग रुख रखें? पहली चीज़ तो आपसे पूछूँगा कि बजट में किस-किस सेगमेंट को उम्मीद रखना चाहिए? और प्री बजट रैली हमने देखा पिछले कुछ दिनों का, तो उसके आधार पे क्या आपका मत बनता है? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की आशा होगी कि बजट थोड़ी पॉपुलिस्ट बने, ओके? व्हेयरएज़ एफआईआईज़ और रेटिंग एजेंसीज़ की आशा ऑलवेज़ होती है कि आप कैपेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट को कायम रखना है। तो मेरे ख्याल में मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ ना, बिकॉज़ अब हम हमें दिख रहा है कि एक खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा से पूरी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी जो उम्मीद करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि हम कैपेक्स में इतना खर्चा करें, वो खर्चा नहीं कर पा रहे। ये दोनों बात उठा के लेकर फिर बजट में खाली एक आंकड़ा डालना कैपेक्स के बारे में अच्छा दिखता है, सभी रेटिंग एजेंसीज के लिए अच्छा, ये अच्छा है। मगर ग्राउंड लेवल में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि मास कंजम्पशन स्लो डाउन हो गई है। जैसे आई थिंक अग्रवाल साहब ने बताया था कि जो इन्फ्लेशन की एक इम्पैक्ट हुआ है कॉमन मैन की पर्सेस में, एक वॉलेटाइल मॉनसून रहा तो उसका भी इम्पैक्ट रहा, और तीसरी बात थी कि एक कंज्यूमर सेंटिमेंट अफेक्ट हो गया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम पिछले 2-3 साल से 2200 के लेवल से आज 2800 पहुंच गया, मगर एक के शेप रिकवरी जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली के शेप इनकम का डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसके कारण आपको जो एचएनआईज है उनका इनकम बहुत बढ़िया है, मगर मास लेवल का इनकम रुपए टर्म्स में बढ़ा है, मगर एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन ने उसका पूरा असर निकाल दिया। तो इस बार मेरे ख्याल में जो भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर में बात करता हूँ, उन सबका मानना है कि गवर्नमेंट को किसी तरह एक मास कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तभी दो एडवांटेज आएंगे। एक तो कंजम्पशन सेक्टर का पिकअप तो होगा ही, मगर दूसरी बात है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े लगेगी, तभी प्राइवेट सेक्टर भी आके साल के अंदर अपना प्राइवेट कैपेक्स का जो एक ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है वो शुरू करेगी। तो इंडिया के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूं कि किसी तरह गवर्नमेंट उसको कंजम्पशन, रिटेल, प्राइवेट, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन को सपोर्ट करे। यही उम्मीद डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत, क्यों? फिस्कल डेफिसिट को स्लिपेज होगा तो एफआईआईज और रेटिंग एजेंसी नाराज हो जाएंगे। कैपेक्स में बहुत कम करा दिया, फिर भी वो कहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट फ्यूचर में इनकम में कैसे बदल सकता है अनलेस ऐसा मल्टीप्लाई रेफर कैपेक्स, ये सही है। तो एक अच्छी बैलेंसिंग की जरूरत है इस बार, और निर्मला मैडम के लिए ये चैलेंज है और उनकी टीम के साथ कि कैसे ऑप्टिकली आप कैपेक्स को बढ़ते हुए दिखाएं, ऑप्टिकली आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखें और फ्यूचर डायरेक्शन डाउन में दिखाएं, बट द सेम टाइम आप कैसे एडिक्वेटली कंजम्पशन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर पब्लिक के हैंड्स में, चाहे वो इनकम टैक्स की राहत के थ्रू ज्यादा मिडिल क्लास को टैक्स फ्री बनाए, चाहे किसी तरह पैसा हाथ में दे, और ये गवर्नमेंट भी करेगी, ये पब्लिक के उम्मीद हाथ भी है, में पैसा दे क्योंकि ताकि मास इलेक्शन, कंजम्पशन वहां पे बढ़े। हाँ, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ हाँ, आपने देखा ज़ाहिर सी ना आप कि हरियाणा और महाराष्ट्र के हालांकि इलेक्शन, फिस्कल डेफिसिट अगर
हाँ, जैसे हाँ, फिजिकल डेफिसिट अगर 4.6 से बढ़ा के 4.5 से बढ़ा के 4.6 भी कर देते हैं तो एफआईएस बहुत नाराज होंगे नहीं, चूंकि जितना नाराज होना तो नाराज होकर तो जा चुके हैं। अब उससे ज़्यादा नाराजगी क्या दिखाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो घूम फिर करके पैसा इकोनॉमी में ही आएगा। तो ये भी एक इशू है, इस पर बातचीत करूंगा मैं, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कोहली साहब से यही सवाल लेके जाऊंगा।